Dear student, welcome you all again in online classes. Now we are going to discuss a very unique topic under the Muslim law, that is law of preemption, which is also known as the Shufa. If you see the law of preemption, first if you see the genesis from where this right has come, it is said that once the Muhammad Paigambar Sahab said that जो पड़ोस के लोग होते हैं उसको किसी अजनबी की तुलना में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं. और thereafter when the Mughal came in this India, and they also implemented this rights of preemption, and बाद में फिर ब्रिटिश काल में भी इस राइट्स को मान्यता दी गई थी और कई अधिनियमों के माध्यम से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था. इंडियन कोर्ट हैज़ आल्सो इनकॉर्पोरेटेड दिस राइट्स इन द केस ऑफ गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला 1885, in which Justice Mahmood has said that right of preemption is a right in which the owner of immovable property has acquired to purchase the another land by the purchaser. So if you see, I don't think that you will do understand this difference. Look at this figure to understand what is actually the rights of preemption is. A, which is known as the vendor, yani those who wants to sell his property. B, who is vendee. A has sold his property to B. 1,00,000 रुपए के एवज में ए ने अपना मकान एच जो है वो बी को बेचा. नाउ द ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. बी ने 1,00,000 रुपए देकर उस मकान को, ए के मकान को खरीद लिया है और ये सेल जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ले डाउन की गई है. अब तो तीसरा व्यक्ति है यानी सी, उसे ये राइट्स है, राइट्स ऑफ प्रियम्पशन के तहत उसे ये अधिकार है कि वो बी को उतने ही रुपए देकर, जितने रुपए देकर बी ने ए से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है. इसे ही कहते हैं राइट्स ऑफ प्रियम्पशन. जिस सी को जिस अधिकार के तहत ये प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिलता है, उसी अधिकार को कहते हैं राइट्स ऑफ प्रियम्पशन. अब देखिए यहाँ पर एक यूनिक राइट्स है. यूनिक राइट्स इन दिस सेंस दैट कि जो 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 बेचने और खरीदने का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ए बी के बीच में हुआ है, वो तीसरा व्यक्ति सी को ये अधिकार लॉ ने दिया है. इसीलिए कहते हैं, मैंने कहा था ये यूनिक लॉ है. अब आप देखिए कि इसके पीछे जेनेसिस क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है. कि अगर आप पुराने समय में देखेंगे तो लोग कबीले बनाकर एक जगह रहते थे और एक कबीले के लोग दूसरे कबीले में जाना पसंद नहीं करते थे, और एक के कबीले के लोग आपस में एक धर्म के, एक मजहब के, एक जाति के लोग आपस में रहते थे. तो वहाँ पर ऐसे स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो है अचल संपत्ति का स्वामी है, वो किसी दूसरे को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो कोशिश की जाती थी कि वो आपस के लोग उसे खरीद ले. कोई बाहर वाला अगर आएगा या दूसरे कबीले के लोग आएंगे तो इन लोगों को असुविधा होगी. बेसिकली ये जो इफ यू सी द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द राइट्स ऑफ प्रियम्पशन इज दैट ये कन्वीनियंस के आधार पर सुविधा का अधिकार है एक प्रकार का. तो अब आप इसको देखिए, हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स के अंतर्गत इसको पूरे राइट्स ऑफ प्रियम्पशन को हम देखेंगे. सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्पशन. अगर आप एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्पशन को देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति होना चाहिए जो इस राइट्स को का एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो कोई भी मेल हो सकता है, मुस्लिम मेल हो सकता है, मुस्लिम फीमेल हो सकती है, या फिर मेल और फीमेल माइनर और मेजर भी हो सकता है. रिलीजन जो है यहाँ पर आवश्यक है. रिलीजन जो है वो बेचना, यानी जो वेंडर है उसका, और जो प्रियम्पशन का राइट्स का क्लेम करना चाहता है, दोनों का मजहब जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ के तहत इस अधिकार को मान्यता दी गई. जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे के पूरे लॉ ऑफ प्रियम्पशन का, वो ये है कि ये अधिकार बेसिकली अचल संपत्ति के मालिक को मिलता है. यानी अचल संपत्ति कौन के मालिक दो लोग का होना जरूरी है. पहला है जो वेंडर जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, और दूसरा प्रियम्प्टर, यानी प्रियम्प्टर जो अपने इस राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए. यानी कि वेंडर को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए और प्रियम्प्टर को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, तभी इस अधिकार का दावा प्रियम्प्टर कर सकता है. तो ये 4-5 एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए. अब आइए जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखें. ये तमाम बार
अनेकों केसेस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है। क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि इट इज जनरली सेड दैट इट इज वन ऑफ द वीक राइट्स इन द सेंस कि ये ओनर के संपत्ति के अधिकार में का इन्फ्रिंजमेंट करता है। इन्फ्रिंजमेंट कैसे कि ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, अब सी जो है उस बी की प्रॉपर्टी को उतने ही पैसे देकर खरीदने का इंटाइटल है, whether it is irrespective whether B want to sell his property or not. B is the owner of immutable property, यानी B ने प्रॉपर्टी ए से खरीद ली है, now he has become owner. And C जो है those who is preemptor has a right to interfere the rights of vendee. That's why it is said that it is a very weak rights. तो यहाँ पर वेंडी के जो अधिकार है उसमें खुल्लम खुल्ला वायलेशन करता है। और जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था उस वक्त संपत्ति का अधिकार एक मूलाधिकार था। आर्टिकल 19(1) क्लास F के तहत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति को अर्जन करने, उसको अपने हिसाब से मैनेजमेंट करने का उसको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त था। तो एक किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का ये डायरेक्ट वायलेशन कर रहा था। अतः इस अधिकार को तमाम बार कुछ कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और जब लेकिन चूंकि ये भारतीय समाज में या मुस्लिम समाज में परंपरा में काफ़ी ज़्यादा समाहित हो चुका था, अतः और भारतीय न्यायालय ने भी गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह के केस में इसको मान्यता दे दी थी। अतः भारतीय न्यायालय ने भी इसके अधिकार के प्रयोग को पूरी तरह से तो नहीं रोका, लेकिन भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में 1962 में जो इसके 3 ग्राउंड बताए गए थे, अभी मैं इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। 3 में से एक ग्राउंड जो था द ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी के आधार पर, क्योंकि ग्राउंड को उन्होंने इनवैलिड घोषित कर दिया था इस भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के केस में। बाकी 2 क्लासिफिकेशन को उन्होंने वैलिड घोषित कर दिया था। और बाद में संत राम वर्सेस लव सिंह के बाद में 1965 के बाद में इसी चीज को पुनः उन्होंने अपहेड किया गया था। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीएम्प्टर मीन इन अदर वर्ड कहते हैं हु मे क्लेम एज ए प्रीएम्प्टर। ये पुनः मैं रिपीट कर दूं, ये राइट इन रिम नहीं है। राइट इन रिम मीन्स दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज नो राइट टू क्लेम एज ए प्रीएम्प्टर। प्रीएम्प्टर के रूप में दावा करने के लिए बहुत ही कम लोगों को ये अधिकार दिया गया है, और बहुत ही कम लोगों में से 3 लोगों को ये अधिकार दिया गया था। पहला था द को-शेयरर का मतलब होता था कि आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन कॉमन एंसेस्टर, इफ ए पर्सन इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर दे आर कॉल्ड को-शेयरर। यानी कि ये को-शेयरर जो है वो ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, ब्लड के संबंध में आपस में रिलेशन होना चाहिए, तभी वो को-शेयरर्स हो सकते थे। और इन को-शेयरर्स को अधिकार था कि अगर कोई दूसरा एक को शेयरर किसी दूसरे व्यक्ति का स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी बेचे तो दूसरे को शेयरर को अधिकार है कि वो प्रीएम्प्टर के रूप में उस प्रॉपर्टी को उतने पैसे देकर वो खरीद सकता है। दूसरा जो व्यक्ति थे जो प्रीएम्प्शन के रूप में दावा कर सकते थे वो है पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज। पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज का मतलब होता है कि किसी भी एक सुविधा का उपभोग कई लोग कर रहे हैं, तो अगर जिस सुविधा के अगेंस्ट कई लोग उपभोग कर रहे हैं, ये लोग आपस में पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज होते हैं। तो पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बता चुका हूँ कि ये इस राइट्स का प्रयोग बहुत ही कम लोगों को दिया गया, अतः तमाम लोगों को नहीं, पार्टिसिपेटर इम्यूनिटीज को यहाँ पर इंटाइटल नहीं माना गया, सिर्फ 2 लोगों को। यानी कि अगर घर 2 लोगों के बीच में कोई कॉमन पैसेज है यानी आने जाने का मार्ग है, या उनके डिस्चार्ज ऑफ वाटर यानी उनके मकान की निकासी यानी जल की निकासी का एक ही माध्यम है, तब ऐसे लोगों को पार्टिसिपेटर इम्यूनिटीज के रूप में दूसरे श्रेणी में मान्यता दी गई है। और तीसरा है द ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी। एडजेसेंट प्रॉपर्टी का मतलब जो मैं बता चुका हूँ कि अचल संपत्ति के आसपास के जितने भी संपत्तियाँ होती हैं या संपत्ति का मालिक होता है, उन्हें यह अधिकार है कि वो प्रीएम्प्शन के रूप में दावा कर सकते हैं। तो ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी को जैसे मैंने बताया था कि भाऊराम वर्सेस बैजनाथ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये असंवैधानिक घोषित करने का कारण ये था कि सिर्फ नेबर होने मात्र से किसी को प्रीएम्प्शन का दावा नहीं करने का अधिकार नहीं है। दावा करने का बेसिकली अधिकार वो है कि उसको उस
प्रॉपर्टी बेचने से अगले को असुविधा हो रही है, इसीलिए उस अधिकार दिया गया कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। सिर्फ नेबर होने मात्र से किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेचने से किसी को असुविधा होगी, ये कहना जो है वो सही नहीं है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे वाले राइट्स को जो है वो समाप्त कर दिया गया। अतः आज की डेट में सिर्फ दो ही क्लास के लोगों को प्रीएम्प्टर के रूप में अधिकार का दावा करने का अधिकार है। पहला है को शेयरर और दूसरा है पार्टिसिपेटर इम्यूनिटीज। को शेयरर में मैं बताऊं कि आत्मा प्रकाश बस स्टेट ऑफ हरियाणा के बाद में पहले ब्लड रिलेटेड को भी मात्र ब्लड रिलेशन के आधार पर को शेयरर होने के मात्र के आधार पर दावा करने का अधिकार जो है देने से मना कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बाद में 1994 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो को शेयरर को ये अधिकार दे दिया है। अतः दो ग्राउंड अभी भी बचे हुए हैं, वो है को शेयरर और पार्टिसिपेट इम्यूनिटीज के आधार पर प्रीएम्प्शन का दावा किया जाता है। अब आइए थर्ड नेक्स्ट एलिमेंट पर देखते हैं कि इस अधिकार का दावा करने के लिए फॉर्मेलिटीज क्या औपचारिकताएं करनी होगी। तो जो भी व्यक्ति प्रीएम्प्शन के रूप में दावा करना चाहता है, दोज हु वांटेड टू क्लेम एज ए प्रीएम्प्टर, फर्स्ट दे हैव टू डू थ्री थिंग्स। फर्स्ट ही हैव टू पुट फर्स्ट डिमांड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिमांड का मतलब है जैसे ही ये पता चले कि वेंडर ने वेंडी को प्रॉपर्टी बेच दी है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, और तीसरा व्यक्ति अगर प्रीएम्प्टर के रूप में दावा करना चाहता है, उसको फौरन ही as soon as possible वो he has to communicated either to vendor or to vendee that he wants to exercise his rights। तुरंत ही अपनी इच्छा को की अभिव्यक्ति करनी होगी, बाई ओरल या बाई रिटेन या आचरण के माध्यम से भी वो अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति कर सकता है कि वो जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स ऑफ प्रीएम्प्शन का दावा करना चाहता है। दूसरा है, अगर पहले फर्स्ट डिमांड होने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर वो प्रॉपर्टी वेंडी नहीं बेचता है प्रीएम्प्टर को, तो फिर प्रीएम्प्टर को दूसरा डिमांड करना होगा। और जब दूसरा डिमांड करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट देयर आर टू विटनेस मस्ट प्रेजेंट एट अ टाइम द मेकिंग सेकेंड डिमांड, यानी सेकेंड डिमांड के समय दो विटनेस का होना जरूरी है। और सेकेंड डिमांड एक्चुअली एक रिमाइंडर होता है, और उस रिमाइंडर में उल्लेख होता है कि वो एक बार दावा कर चुका है, उसके बावजूद भी वेंडी ने प्रॉपर्टी नहीं बेची, अतः उसी के अकॉर्डिंगली ये मैं दूसरा रिमाइंडर दे रहा हूँ, ताकि और दूसरा रिमाइंडर देने के बावजूद भी अगर वेंडी प्रॉपर्टी प्रीएम्प्टर को नहीं बेचता है, तो फिर थर्ड डिमांड के रूप में, थर्ड डिमांड एक्चुअली बेसिकली न्यायालय में सूट फाइल करने को करते हैं कि सूट फाइल करके उसको कोर्ट के द्वारा एजुकेशन करके वो प्रॉपर्टी फिर ली जा सकती है। तो ये फॉर्मेलिटीज हो गई। अब लास्ट है कि कब इस अधिकार का दावा समाप्त माना जाएगा, व्हेन द प्रीएम्प्टर लॉस्ट हिज राइट्स। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज वन ऑफ द वीक राइट्स। तो वीक राइट्स का मतलब है कि इसके एक्सरसाइज करने में हमेशा पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा भी इधर होने पर ये अपने अधिकार को समाप्त कर देगा। तो कुछ परिस्थितियाँ हैं, पहली परिस्थितियाँ हैं कि जब प्रीएम्प्टर ये अधिकार जो है प्रीएम्प्टर को दिया गया है, प्रीएम्प्टर खुद ही अपने इस अधिकार को वेव कर दे, या फिर वो वेंडी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि वो अपने इस अधिकार का दावा नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसके राइट्स को समाप्त माना जाएगा। या फिर अगर सेकेंड डिमांड करने के बाद थर्ड डिमांड करने से पहले प्रीएम्प्टर की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सिया और सुन्नी लॉ में अंतर है। सुन्नी लॉ के अनुसार दूसरे डिमांड करने के बाद अगर प्रीएम्प्टर की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका दावा समाप्त मान लिया जाएगा, लेकिन सिया लॉ में कहा गया है कि नहीं, उसका दावा समाप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके उत्तराधिकारी चाहे तो उसको इसके राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है कि किसी भी स्टैट्यूटरी डिसेबिलिटी की वजह से अगर प्रीएम्प्टर को यह राइट्स नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में इस राइट्स का इस्तेमाल नहीं किया सकता। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सम अप होल डिस्कशन बाय रिमाइंडिंग 2 and 3 पॉइंट। फर्स्ट, preemption is one of the very weak right. Second, it is only available to a certain class of the person. First, sharers, and when sharer is only the blood related, and second, participatory immunities, and even the in participatory immunities only for the two purpose, way and drainage system, यानी कि आने जाने का रास्ता और एक ही पानी का निकासी है। Then this right is available, no other three purpose. And third, that is very important, that if the property has been transferred by the sale or exchange, then this right of preemption is available. If the property has been transferred in any other modes like will or
gift or lease or mortgage or any other means of transfer of property, then this right is not available. यानी अगर विक्रय और एक्सचेंज किया गया है तभी प्रियम्पशन का दावा किया जाता है और अदर ट्रांजेक्शन में ये दावा नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के साथ ये मैं ये पूरे डिस्कशन को समाप्त करता हूँ।